Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. Managerial Economics में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज द मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, सर्वे मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे सर्वे मेथड को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की तरफ मूव कर गए थे. स्टैटिस्टिकल मेथड्स को मैंने यहाँ पर कैटेगराइज करा था अंडर 4 पार्ट्स: ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, बैरोमेट्रिक मेथड, रिग्रेशन मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. ट्रेंड प्रोजेक्शन में हम 3 सेपरेट मेथड स्टडी करेंगे: फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय ऑब्जर्वेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड. तो डिस्कस करते हैं हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को. पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते क्या हैं. जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करते हुए साइंटिफिक वे में डिमांड फॉरकास्टिंग को फॉलो करते हैं तो उन सारे मेथड्स को हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का नाम देते हैं. स्टैटिस्टिकल मेथड्स की सबसे खास बात क्या है, इसमें हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो प्रॉपरली साइंटिफिक होता है, रिलायबल होता है एंड किसी भी तरह की बायसेस से बिल्कुल फ्री होता है, यानी कि बायसनेस नहीं होती है उसके अंदर और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है और ऑलमोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं. तो कौन कौन से इसके अंदर मेथड्स हैं? पहला है इसके अंदर, द फर्स्ट वन इज ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूजफुल वेयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ accumulated past data of the sales. The data is arranged chronologically to obtain a time series, and this time series depicts the trend of past, and on the basis of it the future market trend can be predicted. ये कुल मिला के ये मेथड उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किया जाता है जिनके पास पास्ट डेटा ऑफ सेल्स एक्यूमुलेटेड वे में अवेलेबल होता है, यानी कि उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल होती है पास्ट डेटा ऑफ सेल्स की. फिर क्या करा जाता है, इस डेटा को क्रोनोलॉजिकली यानी कि टाइम की अक्रेंस के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है और एक टाइम सीरीज मिलती है हमें, और इस टाइम सीरीज को हम क्या करते हैं, इसमें एक पास्ट ट्रेंड को हम डिपेक्ट करते हैं और इस पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर फ्यूचर मार्केट ट्रेंड को प्रेडिक्ट किया जा सकता है. तो इस मेथड को हम इसी वजह से ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड का नाम देते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड को प्रोजेक्ट किया जाता है, दैट्स वाई ट्रेंड प्रोजेक्शन. अब ट्रेंड को प्रोजेक्ट करने के लिए 3 तरीके हैं. पहला तरीका है इसके अंदर फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय प्रोजेक्शन, यानी कि ट्रेंड लाइन को हम एक ट्रेंड लाइन को फिट करते हैं अपने प्रोजेक्शन के बेसिस पर. ये कैसे फॉलो किया जाता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. टेबल में आपको यहाँ मैंने सेल्स ऑफ XYZ फर्म को शो किया है, ईयर एंड सेल्स, यानी कि क्रोनोलॉजिकल वे में मैंने एक फर्म की सेल्स को अरेंज किया है फ्रॉम 2010 टू 2019 और हमें ये पता करना है 2020 में उसकी एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी. तो ये सेल्स शो की जा रही है यहाँ पर 2010 में 20, 11 में 24, 12 में 22, अप टू डेट 19 में 50,000 टन्स की डिमांड यहाँ मैंने रिप्रेजेंट करी है टेबल में. अब हम इसके हेल्प से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे. कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर को काउंट करा है और वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स इन 1000 टन्स को रिप्रेजेंट किया है. ईयर 2010, देन 12, 14, 16, 18, 20 ये शो किया मैंने. यहाँ 10 पर सेल है 20, 11 पर सेल है दैट इज 24, 12 पर सेल है दैट इज 22, 13 में सेल है दैट इज 30. इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने ये सारे पॉइंट्स ऑब्टेन कर लिए. यू आर लुकिंग ऑल दिस पॉइंट्स. अब इन पॉइंट्स को मैंने डॉटेड लाइन से मैच कर दिया तो मेरे पास ये शेप आ गया. यहाँ पर आई हैव गेन दिस पर्टिकुलर शेप. अब क्या करा मैंने, एक ऐसी लाइन को ड्रॉ किया जो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को कवर अप कर ले. तो यहां पर मैंने एक ट्रेड लाइन ये ड्रॉ की है जो ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड बाय दिस ट्रेंड लाइन. अब इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर मैं 2020 की सेल को प्रेडिक्ट कर सकता हूं. देखिए 2020 और इसके अकॉर्डिंग दिस इज द पॉइंट और इसके करस्पॉन्डिंग आई एम गेटिंग द वैल्यू इक्वल टू दिस वन, या दिस द पॉइंट आई एम गेटिंग, दिस इज इक्वल टू 48. इसका मतलब यह होगा कि 2020 में जो ऑर्गेनाइजेशन की सेल होगी वो 48,000 टन्स होगी. क्लियर? नाउ
कम टू द सेकेंड मेथड, दिस इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब क्या होता है? इस मेथड में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो पास्ट ट्रेंड्स हैं वही फ्यूचर में भी इंप्लीमेंट होंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स दिस मेथड इज अ प्रोसीजर फॉर फिटिंग अ लाइन टू अ सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड डेटा पॉइंट्स मैथमेटिकली। अ ट्रेंड दैट बेस्ट फिट्स द डेटा इज फाउंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और क्या है वो इक्वेशन? द इक्वेशन इज बाय इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। यानी कि जो हमारे पास पास्ट डेटा अवेलेबल था, उस पास्ट डेटा के बेसिस पर हम एक लाइन को फिट करते हैं और उस लाइन को हम बाय इज इक्वल टू ए प्लस बी टी के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां बाय क्या है? बाय इज द फोरकास्टेड सेल्स, टी इज द टाइम पीरियड एंड ए एंड बी आर द कांस्टेंट पैरामीटर्स। इन कांस्टेंट पैरामीटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का यूज करते हैं। क्या क्या है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस? पहली है समेशन ऑफ बाय इज इक्वल टू ए प्लस बी समेशन टी, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है समेशन ऑफ बाय टी इज इक्वल टू स्मॉल एन ए प्लस बी समेशन टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स इन द टाइम सीरीज। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस में डेवलप करके और प्रॉपर्ली सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। इन ए और बी की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और इसके हेल्प से हमारे पास एक प्रॉपर लाइन ऑब्टेन हो जाएगी, जिसे हम ट्रेंड लाइन का नाम देते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स की वैल्यू को पुटअप करके फोरकास्टेड सेल्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज द मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड क्या मतलब होता है इसका? इट इज अ टेक्निक दैट कैलकुलेट्स द ओवरऑल ट्रेंड्स इन अ डेटा सेट। द डेटा सेट इज सेल्स वॉल्यूम फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा ऑफ द कंपनी। इट इज सिंपली द एवरेज ऑफ अ सेलेक्टेड सेट ऑफ टाइम पीरियड। कुल मिलाकर ये एक ऐसी टेक्निक है जो दिए हुए डेटा सेट के ओवरऑल ट्रेंड को कैलकुलेट करती है। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा दे रखा होता है सेल्स वॉल्यूम के फॉर्म में, उसको फॉलो करते हुए हम फ्यूचर डिमांड को प्रॉपर्ली फॉरकास्ट कर सकते हैं। इसको हम मूविंग का नाम देते हैं। मूविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को फॉलो करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 5 इयर्स मूविंग एवरेज, 7 इयर्स मूविंग एवरेज। तो इसमें क्या होगा? जैसे जैसे हमारे पास आगे की वैल्यूज मिलती चली जाती हैं, हम जो ओल्डेस्ट नंबर्स होते हैं इसको हम हटाते चले जाते हैं अपनी कैलकुलेशन में, और इसके बेसिस पर हम एक मूविंग एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और ये वैल्यू क्या करती है? हमें फोरकास्टेड डेटा को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। इसका एक फॉर्मूला है मूविंग एवरेज इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल n। स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स अवेलेबल। क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड। दिस मेथड इज सेकेंड मेथड, बैरोमेट्रिक मेथड। क्या होता है बैरोमेट्रिक मेथड? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द पास्ट डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड ट्राइज टू प्रोजेक्ट द पास्ट इनटू द फ्यूचर। यानी कि है ये इसमें वही कि हम इसमें क्या करते हैं? पास्ट डिमांड को फॉलो करते हैं प्रोडक्ट की, और उस पास्ट डिमांड के बेसिस पर प्रोजेक्ट की फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन इसमें हम जिन पर्टिकुलर 3 इंडिकेटर्स का यूज करते हैं वो इसको बैरोमेट्रिक का नाम प्रोवाइड करते हैं। वो क्या 3 पैरामीटर्स हैं? 3 इंडिकेटर्स क्या है वो? एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, सेकेंड वन इज लैगिंग इंडिकेटर एंड द थर्ड वन इज द कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर। These economic indicators are used to predict the future trends of the business. इन 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं। अब ये 3 इंडिकेटर होते क्या क्या हैं? पहला है आपके पास लीडिंग इंडिकेटर। क्या मतलब होता है? जब कोई सीरीज लगातार या तो अप स्टेज में हो या लगातार डाउन स्टेज में हो तो हम उसको लीडिंग इंडिकेटर का नाम देते हैं। यानी कि एक सीरीज से 2 सीरीज को कंपेयर कर रहे हैं, अगर एक सीरीज लगातार दूसरी सीरीज से अप स्टेज में है या एक सीरीज दूसरी स्टेज से लगातार डाउन सीरीज में है तो वो लीडिंग इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम लैग है, वो उसको फॉलो कर रही है और चेंजेस हो रहे हैं
लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसे हर 3 साल बाद सेल इंक्रीज हो रही है या हर 3 साल बाद सेल डिक्रीज हो रही है, तो इसमें एक टाइम गैप आ गया, एक टाइम लैग आ गया। उसके बेसिस पर हम लैगिंग इंडिकेटर्स के हेल्प से डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। और तीसरा होता है कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं? ये साइमल्टेनियस वे में अप एंड डाउन होते रहते हैं, यानी कभी अप हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं, कभी अप हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लेवल क्या है। तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लेवल्स के बेसिस पर जब अप एंड डाउन साइमल्टेनियस वे में फॉलो होता है तो इन इंडिकेटर्स को हम कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर मेथड में ये देखते हैं कि हमारे पर्टिकुलर डिमांड को अफेक्ट करने वाले इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, लीडिंग है या लैगिंग है या कोइंसिडेंशियल हैं। और इन इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके बाद फ्यूचर डिमांड को प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? द थर्ड मेथड इज रिग्रेशन एनालिसिस। क्या होती है रिग्रेशन एनालिसिस? रिग्रेशन एनालिसिस के हेल्प से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ इट। क्वांटिटी डिमांडेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो इसके डिटरमिनेंट्स हैं वो कैसे वेरिएबल हैं? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं इसके? जैसे प्राइस, गुड्स के प्राइस हैं, कंज्यूमर्स की इनकम है, रेटेड गुड के प्राइस हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। वो सब क्या कहलाते हैं? ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जब हम इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से हम फ्यूचर की डिमांड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक रिग्रेशन इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और हम ये सपोज करते हैं कि जो रिलेशन है वो कैसा है? लीनियर है। दो टाइप की रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं इसके लिए हम, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अगर x ऑन y है तो फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, और अगर y ऑन x है तो फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हमारे पास जो पास्ट डेटा अवेलेबल है उस पास्ट डेटा का यूज करते हुए हम रिग्रेशन टेक्निक का यूज करके रिग्रेशन इक्वेशंस को ड्राइव कर लेते हैं और उसके बेसिस पर हम फ्यूचर डिमांड को फॉरकास्ट कर सकते हैं। So this method is known as the regression analysis method. Now come to the last. This is the simultaneous equation method. क्या कहता है ये मेथड? इस मेथड के अकॉर्डिंग हम दो टाइप के वेरिएबल्स को डेवलप करते हैं। एक तो होते हैं एंडोजेनस वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल्स। और इनको डिटरमाइन करने के बाद हम नेसेसरी डेटा को इन दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं और उसके बेसिस पर इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को डेवलप करते हैं। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी डेटा द मॉडल इज एस्टिमेटेड थ्रू सम एप्रोप्रिएट मेथड। कुल मिला के एंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल्स के बेसिस पर हमने डेटा को क्लासिफाई किया और उसको प्रॉपर वे में अरेंज करते हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस मॉडल में हम प्रॉपर मेथड अप्लाई करते हैं और हर एंडोजेनस वेरिएबल्स के टर्म्स में और एक्सोजेनस वेरिएबल्स के टर्म्स में इस मॉडल को सॉल्व करते हैं। अब ये बात आती है कि एंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। एंडोजेनस वेरिएबल्स ये कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं और ये विद इन द मॉडल्स को में डिटरमाइन किए जाने वाले इनपुट्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि एक्सोजेनस क्या होते हैं? ये मॉडल के इनपुट्स होते हैं, जैसे टाइम, वेदर कंडीशंस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कि कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। जबकि एंडोजेनस इंटरनल एनवायरनमेंट से, मॉडल के इंटरनल एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। और इस तरीके से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का यूज करते हुए फ्यूचर डिमांड को प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।